करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है रिवीजन। तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़े थे उनका आज रिवीजन होने वाला है। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप लोग एंड तक देखिएगा। आपको अच्छे से कंटेंट भी पूरा मिलेगा और आपका रिवीजन भी होगा, यानी आपको तुरंत आंसर भी करता रहना है और डिटेल्स भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो एंड तक जरूर देखना हो। और पुराना रूल वही है कि आपको अपना कमेंट करके स्कोर बताना है। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले सबसे जरूरी बात, आप लोग की डिमांड जो थी कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक की ई बुक लाइए, वो ई बुक आ चुकी है। ब्रह्मोस करंट अफेयर जो हर साल लॉन्च की जाती है 9 महीने पूरे होने पर, तो वो 9 मंथ की ये ई बुक आ चुकी है। तो 9 महीने का जो अगर करंट अफेयर चाहते हो उनको लिए ये आ चुका है। आप जाकर के एमजेटी ऐप से इसे परचेज कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर 3000 प्लस क्वेश्चन वाला ये चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप ई बुक ले सकते हो। वन लाइनर नहीं है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज ई बुक है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा प्रश्नोत्तर माध्यम में होगा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और ये सब चीजें चैप्टर वाइज होंगी, ठीक है ना। जनवरी से लेकर के सितंबर 2024 तक का। तो इसको आप एमजेटी ऐप से जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के कॉम्बो ई बुक सेक्शन में जाकर ले सकते हो। कोई भी डाउट आए, ना मिल रही हो, समस्या आ रही हो तो व्हाट्सएप करिएगा, वहां से आप ले सकते हो व्हाट्सएप के जरिए भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन साथियों लाओस में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर शामिल हुए और लाओस में ही अभी 44वां और 45वां आसियान समिट हुआ था। उसके बाद आसियान समिट के बाद भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है ना। तो 21वां भारत आसियान समिट था और 45वां और 44वां आसियान समिट था। पीएम मोदी जी भी यहाँ पर हिस्सा लेने गए थे। 10 अक्टूबर को वियंतियाने लाओस में आयोजित किया गया है ये। ओके, तो 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए गए यहाँ पर। अगला, अक्टूबर 2024 में किसने दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने का सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है नीमा रेंजी शेरपा ने। नीमा रेंजी शेरपा नेपाल के हैं। दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 14 ऐसी चोटियां हैं। सिर्फ 14 चोटियां हैं जो 8000 से मीटर फीट से 8000 मीटर से ऊंची हैं। इन सभी की सभी 14 चोटियों पर इन्होंने फतह हासिल कर ली है। इन 14 चोटियों पर ये पहुंच चुके हैं। तो नेपाल के हैं नीमा रेंजी शेरपा और ऐसा करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बना है क्योंकि इनकी उम्र मात्र अभी 18 साल ही है। तिब्बत के 26,335 फुट ऊंचे सीसा पंगमा के शिखर पर पहुंचे और उसके बाद ये रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। सेम पिछला रिकॉर्ड किसने बनाया था लास्ट बार? इसको 2019 में 30 साल की उम्र में डेविड शेरपा ने ऐसा किया था। तो वो 30 साल की उम्र में किए थे, ये 18 साल की उम्र में। अगला, अक्टूबर 2024 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहां पर पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नियास्त्र लॉन्च किया? तो जैसे आप जानते हो पिछले दिनों में भारत के तीनों सेनाओं के नए चीफ आ गए हैं। इसमें भारतीय थल सेना के जो चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने अभी हाल ही में अग्नियास्त्र लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है इन्होंने गंगटोक में। लॉन्च मतलब कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया है ना, वो वाला लॉन्चिंग मत समझना। तो ये अग्नियास्त्र है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। इसको कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर राज प्रसाद आर्यस ने बनाया हुआ है। ये मल्टीपल टारगेट को डेटोनेशन की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। मल्टीपल टारगेट को एक साथ ये डेटोनेट कर सकता है 2.5 किलोमीटर के पास में। अगला, मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2024 के 28वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार एक्सरसाइज आप जानते हो ये क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। क्वाड कंट्रीज के बीच होता है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो उसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। तो ये चारों देशों के बीच में अभी आयोजित किया गया क्वाड का मालाबार नौसैन्य अभ्यास और इसका 28वां संस्करण कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हो यहाँ पर हुआ ये मालाबार। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में हुआ है। 28वां संस्करण था, 8 से 18 अक्टूबर तक हुआ। मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों 1992 में शुरू हुआ था जब भारत और अमेरिका केवल किया करते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ा 2007 में, फिर जापान जुड़ा 2015 में, फिर बीच में ऑस्ट्रेलिया निकल गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर से दोबारा से शामिल हुआ। अगला,
27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, भारतीय महिला टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने लगातार तीसरी बार ये कांस्य पदक जीता हुआ है। इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया और भारतीय महिला जो टेबल टेनिस है वो भी कांस्य जीती है, यानी ब्रॉन्ज जीती हुई है। अगला, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? देखो, नोबेल पुरस्कार भी इस हफ्ते दिए गए हैं और इस हफ्ते क्या, पिछले हफ्ते से ही शुरुआत हुई है। तो नोबेल प्राइज पर मैंने आपको ट्रिक वाली एक वीडियो दी है, नोबेल प्राइज ट्रिक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो शानदार ट्रिक जा करके देख सकते हो, ठीक है। नोबेल प्राइज पर ट्रिक वाली वीडियो है और वो वीडियो आप जा करके जरूर देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे नाम आपको हर क्षेत्र में याद हो जाएंगे एक ही क्षण में। तो नोबेल पुरस्कार अर्थव्यवस्था के लिए डेरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तीन हैं, अर्थशास्त्री हैं, तीनों को दिया गया है। इसमें तुर्किश मूल के अमेरिकी हैं डेरेन एसिमोग्लू, ब्रिटिश मूल के हैं साइमन जॉनसन, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी, और ब्रिटेन के रहने वाले हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन सबको दिया गया है कि इन्होंने ये बताया है कि कैसे गरीब देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पा रहे हैं, क्या कमी रह जा रही है, क्या वो ट्रैप में फंस रहे हैं। अगला, हाल ही में भारत यूनिसेफ की पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला कौन सावां आपूर्तिकर्ता देश बना है? भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है। ऐसे मामले में भारत है तीसरे स्थान पर, दुनिया में तीसरे स्थान पर है जो सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करता है यूनिसेफ को। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ दोस्तों यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल का चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। तो इस चिल्ड्रंस के इमरजेंसी के लिए फंड दिया जाना, यहाँ पर भारत तीसरा सबसे बड़ा है देश, ठीक है। यूनिसेफ की आपको पूछा जा सकता है महासचिव कौन है, तो कैथरीन एम रसेल का नाम आप बताना। बाकी स्थापना 1946, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अगला, चीन में माउंट सीसा पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? माउंट सीसा पंगमा, इस पर अभी हाल ही में चढ़ा हुआ है किसने? अर्जुन वाजपेयी ने। अर्जुन वाजपेयी, आप देख पाओगे, माउंटेनियर स्केल हिज 8000 मीटर पीक क्लोज एट अन्नपूर्णा। यानी कि अर्जुन वाजपेयी जो हैं, इनका ये 8वीं चोटी रही 8000 मीटर के ऊपर वाली। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि 8000 मीटर की 14 चोटियां हैं पूरी पृथ्वी पर, जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है। तो उसमें से 8 फतह ये भी कर चुके हैं, 8 पर ये चढ़ चुके हैं और 8वीं इनकी चढ़ाई थी अभी माउंट सीसप पंगमा को, जो कि चीन में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो ये 8वीं सफल चढ़ाई रही और ये चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। चीन में स्थित है क्योंकि, तो कोई भारतीय वहां जाता नहीं था। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से किस वर्ष लगाए गए राष्ट्रपति शासन को हटाने की अधिसूचना जारी की? तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं सक्सेसफुली। चुनाव के बाद वहां पर सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन हो सकता था तभी जब राज्यपाल शासन हटता, क्योंकि उपराज्यपाल शासन वहां पर अभी लगा था। उपराज्यपाल शासन लगा था 2018 से, वो अब जाकर के हटाया गया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर चुनाव जीती, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर के आई और उनके सीएम उमर अब्दुल्ला बने। उमर अब्दुल्ला जो है ये सेकेंड टाइम पर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के सीएम, चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है तब से ये पहले सीएम हैं वहां के, ठीक है। हालांकि इन्होंने पहली ही कैबिनेट में, अभी कल ही मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो दी हुई है, इन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया इनकी कैबिनेट ने, और वो प्रस्ताव पास भी हो गया। उपराज्यपाल के पास गया, उपराज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी। अब ये मामला जाएगा पीएम मोदी के पास, केंद्र सरकार के पास। वहां पर केंद्र सरकार अब इस पर एक्शन लेगी कि कब स्टेटहुड का दर्जा देना है जम्मू कश्मीर को। लेकिन ये प्रक्रिया जाएगी संसद के थ्रू। तो संसद में जब बिल पेश होगा, पास होगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। अगला,
हाल ही में भारत किस देश को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत जो है ना, ये रूस को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, क्योंकि रूस पर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगे थे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे कि ये टेक्नोलॉजी कोई शेयर ना करे, ये टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट कोई दे ना। लेकिन रिपोर्ट जब सामने आई तो चौंकाने वाली थी कि भारत लगातार इन दिनों रसिया को इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है और अब दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है चीन के बाद। जो मतलब कहीं पर भी लिस्ट में एक्सपोर्ट के नाम पर नहीं गिना जाता था भारत, लेकिन आज के टाइम पर भारत ऐसा है कि रसिया को ना सिर्फ रसिया से इंपोर्ट कर रहा है ऑयल और दूसरी चीजें, बल्कि रसिया को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, आपूर्ति भी कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है। तो ऐसे मामले में ये दूसरा नंबर का आ गया है और यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही, इसलिए तरह तरह के एलिगेशन वगैरह लगा रहा है। अगला, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देता है। इस बार सितंबर महीने के लिए कामिंडू मेंडिस और टैमी ब्यूमंड को दिया गया है। ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कामुंडू मेंडिस और ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं टैमी ब्यूमंड। ठीक है, कामुंडू मेंडिस जो है ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। आईसीसी की अगर बात करें तो अभी रिसेंट न्यूज आई थी कि आईसीसी में नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। भारत में ये बीसीसीआई के सचिव थे और वहां पर अब जाकर के आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। आईसीसी में सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस, स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने? इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक ये दोस्तों बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं एस परमेश। एस परमेश जी आए हुए हैं राकेश पाल जी की जगह पर। राकेश पाल आपको याद होगा तो पिछले महीने हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया था पद पर रहते हुए ही। तो जब पद पर थे और उसके बाद इनका निधन हो गया तब से ये सीट वैकेंट थी और अब यहाँ पर नियुक्त किया गया है शिवमणि परमेश या कहें एस परमेश को इंडियन कोस्ट गार्ड का नया चीफ। ये 26वें नंबर के चीफ होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वयम रक्षामा इसका मोटो है। अगला, सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा जारी किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे अमीर शहर बनकर के निकला क्या? यूएई का अबू धाबी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और ये विश्व की सबसे अमीर शहर, अमीर सिटी के रूप में सामने आई है। सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई। इसमें बताया गया है कि इसकी अनुमानित पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। ओस्लो, बीजिंग, सिंगापुर, रियाद, हांगकांग इसके बाद आते हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखने का फैसला किया गया? तो पिछले दिनों दोस्तों भारत ने एक अनमोल रतन खोया था अपना, रतन टाटा जी के रूप में। रतन टाटा जी ने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किए हैं, कैंसर हॉस्पिटल से लेकर के बहुत सारी चीजें, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें की हुई हैं। तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है, रतन टाटा जी के सम्मान में उनके नाम पर। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय करने का। अगला, और साथ ही साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही वो पहली गवर्नमेंट बनी जो रतन टाटा जी को भारत रत्न दिए जाने के लिए ऑफिशियल मांग की हुई है केंद्र से। अगला, अक्टूबर 2024 में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को किस मिशन के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया? तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये दिया गया चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस बनाने के लिए। चंद्रयान 3 मिशन आप जानते हो कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। ना सिर्फ कदम रखा बल्कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये पहला देश भी बन गया चंद्रयान 3 के थ्रू। चंद्रयान 3 जो है ये अब कदम रखना ये मत समझना कि ह्यूमन को भेजा था, मतलब हमने अपना लैंडर और विक्रम रोवर भेजा था, उसके थ्रू वहां पर लैंडिंग कराई गई सफल। ठीक है ना, तो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को, इसने खूब वाहवाहियां बटोरी भारत के लिए, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश बना था जो उस एरिया में लैंड कराया था। इसके लिए कई अवार्ड मिले चंद्रयान 3 को। एक तो अभी ये आईएएफ का विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, एक मिला एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, एक और मिला था जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। ये सब अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। वैसे
चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को पहुंचा था। इसके रॉकेट का नाम आपसे पूछा जाएगा, रॉकेट का नाम आप बताना LV-M3M4। मात्र 615 करोड़ में ये पूरा मिशन हो गया था। जितने में एक मूवी बनती है उतने में चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च कर दिया। अच्छा, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ये ब्रह्मोस ई बुक आ चुकी है जो 9 महीने की ई बुक है, जनवरी से सितंबर तक की। जिनको जिनको भी लेना है वो जाकर के MJT ऐप पर इसे परचेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप MJT ऐप पर जाओगे ना तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, चाहे व्हाट्सएप के से ले लो चाहे यहाँ ई बुक सेक्शन में जाकर के इसे परचेज कर लो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थापित किया जाएगा। प्राचीन नगरी वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सेटअप करने के लिए घोषणा की है। 25 करोड़ रुपए यहाँ आवंटित करने की भी बात की गई है। यहाँ हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियां सब रखी जाएंगी। हिंदी के जो साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, इन सब की जो प्रमुख कृतियां हैं उनकी भी कॉपीज रखी जाएंगी। मतलब हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित सारे दस्तावेज यहाँ पर होंगे। आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने अनाउंस किया था कि यहाँ देश का पहला वैदिक 3D संग्रहालय भी बनाया जाएगा। ठीक है, अगला, चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है अक्टूबर में? तो चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई अब बारी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड की। तो अब अगला चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। ठीक है ना, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब अगले 2 राज्य की विधानसभा के चुनाव की बारी है। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि नवंबर 13 और नवंबर 20 को होंगे, रिजल्ट नवंबर 23 को आएंगे। यानी कि महाराष्ट्र में तो एक ही चरण में हो जाएगा 20 नवंबर को, झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को आयोजित होगा और दोनों राज्यों का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। साथ ही साथ में कई सारे राज्यों के उपचुनाव की भी घोषणा की हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, जिन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। अगर हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र जो दोस्तों ये 2 सदनात्मक एक राज्य है, मतलब यहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, जबकि झारखंड एक सदनात्मक राज्य है। अगला, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? नेशनल वाटर अवार्ड, ये हर साल दिया जाता है। इस बार 5वां संस्करण था इसका और इसको जीता है ओडिशा राज्य सरकार ने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओडिशा विंस वेस्ट स्टेट 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 के लिए, 2023 के लिए 2024 में मिला हुआ है। सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में ओडिशा है, फिर दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से है। अगला, ये सिटीज में है, सिटीज में सूरत टॉप पर है। अगला, 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं SCO के शासनाध्यक्ष की बैठक की मेजबानी हुई। किस देश ने की इसको? ये बैठक दोस्तों इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुई। भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब गए थे। ये हेड्स ऑफ गवर्नेंस की या हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी SCO के। ध्यान रखना, SCO की मेन समिट नहीं थी। SCO की मेन समिट अस्ताना में आयोजित की गई थी और वो जुलाई में आयोजित हुई थी और इस बार कजाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा है SCO की, इसलिए उसने आयोजित की थी। लेकिन 2 मीटिंग होती हैं, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की भी होती है और एक मेन समिट होती है। तो मेन समिट अगर पूछा जाए, केवल अगर लिख दिया जाए SCO की समिट कहाँ हुई, तब आप अस्ताना कजाकिस्तान लगाना। अगर पूछ लिया जाए कि SCO के शासनाध्यक्ष की या SCO के हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कहाँ हुई, तब आप इस्लामाबाद लगाना। ये 16 अक्टूबर में हुई। ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ष 2 मीटिंग होती है SCO की। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में चीन और रूस ने मिलकर के इसे स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर चीन में है, बीजिंग में है। SCO जो है ना, इसमें भारत और पाकिस्तान पूछा जाता है कब शामिल हुआ, तो याद रखना 2017 में इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है। ये भी पूछा जाएगा। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? एशियाई टेबल टेनिस में सबसे ज्यादा मेडल जीत लिया है दोस्तों जापान ने। जापान मेडल टेबल में टॉप पर रहा। अस्ताना में यह भी आयोजित किया गया 6 से 13 अक्टूबर को, 27वां संस्करण था। जापान ने टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। भारत इस मेडल टैली में 7वें पायदान पर रहा। भारत ने सिर्फ 3 ब्रॉन्ज जीते,
जिसमें महिला युगल टीम ने, महिला टीम ने और पुरुष टीम ने, दोनों ने ये ब्रॉन्ज जीते, सबने ब्रॉन्ज जीते हैं। अगला, हाल ही में हुए चुनाव के फलस्वरूप हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से सीएम बन गए, और हरियाणा में नायाब सिंह सैनी जो है बीजेपी पार्टी से सीएम बन गए। यहाँ पर अगर चुनाव की हम लोग विवेचना करें तो यहाँ पर 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें, कांग्रेस ने 37 सीटें और अन्य ने 5 सीटें जीती थी। तो जिसके फलस्वरूप 13 मंत्रियों के साथ इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है ना। 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, और अगर व्यक्ति विशेष के रूप में देखा जाए तो ये 11वें नंबर के हैं। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया इंपॉर्टेंट होता है ये अवार्ड, क्यों? क्योंकि फेमिना मिस इंडिया जो जीतता है वही मिस वर्ल्ड में जाकर के अपना मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत ली है निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल ये मध्य प्रदेश की हैं, 18 वर्ष की इनकी उम्र है, और ये बन गई हैं मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। तो अब ये मिस वर्ल्ड में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है, निकिता पोरवाल। कुछ दिन पहले ही ऐसे मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मिस यूनिवर्स इंडिया जो होंगी रिया सिन्हा जो की जीती हुई हैं, ये मिस यूनिवर्स वाले इवेंट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिस यूनिवर्स में ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, मिस वर्ल्ड में निकिता पोरवाल भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। अगला, अक्टूबर 2024 में नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया? यूरोपा क्लिपर मिशन ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के लिए है। कैसे आपको पता रहेगा? आपको तब पता रहेगा जब आप यूरोपा को जानते होगे। यूरोपा, गैनीमेड, ये सब जो हैं ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, तो यूरोपा के लिए, यूरोपा पर जांच पड़ताल के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर जीवन की संभावनाओं की खोज करेगा, यहाँ पर पानी की तलाश करेगा। तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स का फैल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, ठीक है ना, यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाया जाएगा? भारत का स्वदेशी बुलेट ट्रेन ये दोस्तों BEML बनाएगी। भारत की ये कंपनी है BEML। तो ये चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसके साथ मिल करके ये बनाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा होगा कहीं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है, तो चेन्नई में ये स्थित है। ये पूछा जाता है कई बार कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये बनाएगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बुलेट ट्रेन को। 866.87 करोड़ का ये टाई अप किया गया है। अभी देखो जापान की मदद से हम लोग बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, कहां से कहां तक? अहमदाबाद से मुंबई तक। वो जापान वाला प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, इनका जो प्रोजेक्ट है अब ये बुलेट ट्रेन बनाने का, ये 2026 के अंत तक बुलेट ट्रेन बनाएंगे, उसकी कोचेज वगैरह को बनाएंगे। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, कर्नाटक में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। शांतनु रॉय इसके अध्यक्ष हैं। अगला, अक्टूबर 2024 में औषधि नियामक प्राधिकरण की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। औषधि नियामक प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ये बैठक थी, और JP नड्डा साहब जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। WHO के साथ सहयोग से ये बैठक की गई है नई दिल्ली में। इस बार की थीम थी स्मार्ट विनियमन, सभी के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना। देखो भारत 2020 में ही इसका मेजबानी इसकी करने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते भारत ने 2020 में नहीं किया मेजबानी, और अब जाकर के इसको मेजबानी मिली है। 2 साल में एक बार मेजबानी होती है, इसकी आयोजन होता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? कौन सा नेशनल पार्क भारत का दूसरा तितली विविधता पार्क बना है? ये बना है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो अरुणाचल प्रदेश में एक है नामदफा टाइगर रिजर्व या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, उसमें वो भारत का पहला तितली उद्यान बना था, तितली विविधता केंद्र बना था। इसके बाद दूसरा बना दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है, जहां पर दूसरा तितली विविधता केंद्र ये बना हुआ है, ठीक है। तो पहला कौन सा? नामदफा, दूसरा ये। हाल ही में किसको भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया? भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? वो होंगे दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जो कि वर्तमान में और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये रिटायर होने वाले हैं अगले महीने, और फिर रिटायरमेंट से पहले इन्होंने अगला नाम रिकमेंड किया है जस्टिस संजीव खन्ना का। तो 10 नवंबर को रिटायर होंगे डी.वाई. चंद्रचूड़, और उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। लगभग 6 से 7 महीने तक का ही इनका कार्यकाल रहेगा। अगला, अक्टूबर 2024 में कहां पर मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव मनाया गया? मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव ये हर साल मणिपुर में मनाया जाता है। तो अभी इस बार अक्टूबर महीने में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के निवासियों के द्वारा, इम्फाल में। ठीक है, तो ये पहाड़ी और घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। मणिपुर के और महोत्सव में अगर बात करें तो लाई हरोबा है, संतरा महोत्सव है, संगाई महोत्सव है, कचाई लेमन है, सिरुई लिली महोत्सव है, इमोई इरुप्पा महोत्सव है। ठीक है ना, ये सभी महोत्सव मणिपुर में मनाए जाते हैं। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और कोलंबिया के बीच में अभी एक समझौता हुआ है ऑडियो विजुअल सह निर्माण पर। मतलब कि अपनी फिल्में वहां पर जाकर बनेंगी, वहां की फिल्में यहाँ पर आकर के वो लोग बना सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल समझौता है जो अब हुआ है कोलंबिया के साथ। ऐसा भारत 17 देशों के साथ अब कर चुका है। 17वां देश कोलंबिया है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बगोटा होती है, पेसो इसकी मुद्रा होती है, गुस्तो पेट्रो इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला, अक्टूबर 2024 में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप के फाइनल में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो आईएसएसएफ विश्व कप, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। आईएसएसएफ विश्व कप जो हुआ था ये हुआ भारत में, और भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हुए हैं। तो 4 मेडल में यहाँ पर देखिए 2 सिल्वर आया है, 2 ब्रॉन्ज आया है। सोनम मस्कर, विवान कपूर इन दोनों ने सिल्वर जीता, अखिल स्योरान और अनिलजीत सिंह नरूका इन दोनों ने ब्रॉन्ज जीता। 13 से 18 अक्टूबर नई दिल्ली में आयोजन किया गया। भारत 4 पदक जीता है टोटल। ओके, अब यहाँ पर प्रमुख दिवस जो हैं अक्टूबर महीने के, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ रिवीजन के। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीडिंग लगा लीजिए एक बार। ये प्रमुख नियुक्त हुए महानिदेशक है। तो हाल फिलहाल में अन्य जो कई सारे जो एजेंसियां हैं उनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये प्रमुख महोत्सव हैं। महोत्सव वाला पेज आप देख लीजिए। देखो, मैं हर बार हर सप्ताह आपको ये सारे पेजेस दिया करता हूँ जिससे आपका रिवीजन बेहतरीन हो सके। अगर आप डिटेल से करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं बैच के थ्रू तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच में आपको 100% बाइलिंगुअल के साथ यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं। टॉपिक वाइज होती हैं, डिटेल क्लास नोट्स होता है, 12 मंथ की ई बुक भी आपको दी जाती है, 30+ स्टैटिक जीके, ये सब लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। पूरा 2024 का करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।